सभी एएनएम जीएनएम बहनों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इस टॉपिक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि इससे पहले हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था प्राइमरी हेल्थ केयर चल रहा था। क्या चल रहा था? तो प्राइमरी हेल्थ केयर चल रहा था, जिसमें कि शोषण से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। प्रमुख शोषण अंग के बारे में कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारियाँ हमने लगभग 6 लेक्चर उसका लिए उस टॉपिक के। अब इस टॉपिक का 5-6 लेक्चर करेंगे, उसके बाद फिर नए टॉपिक में चलेंगे। कौन कौन से आपका सिलेबस का टॉपिक है वो हम आपके ग्रुप में दे दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से एएनएम का जो टॉपिक है उससे पूछे जाते हैं या जीएनएम का कौन से टॉपिक है, वो सारा डिटेल्स हमने आपके ग्रुप में दे रखे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से उन सारे कैंडिडेट को कहना चाहते हैं कि जो अभी तक इंतज़ार में बैठे हैं कि आज हम क्लास ज्वाइन करेंगे, कल करेंगे, तो आप लोगों को बहुत लेट हो रहा है। कितना टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। बहुत जल्द आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने वाले हैं। कैसे आपकी तैयारी बेहतर होंगे यदि आप क्लास छोड़िएगा तो। इसलिए इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। जिसको दिक्कत आ रहा है वो हमें व्हाट्सएप पे बताइएगा। तो उसमें थोड़ा सा फ़ी का ऐसा नहीं है कि उसी दिन सारा पे करना है। अगर दिक्कत है तो 1-2 रोज़ बाद भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास मिस मत करिए। और आप लोग अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अभी शेयर करिए, क्योंकि अभी हम लोगों का चैनल पे ही प्रीमियम क्लास चल रहे हैं। जब व्हाट्सअप करके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। कॉल जब दिक्कत आ जाते हैं तब करिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस कमेटी को भोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भोर कमेटी क्या है? एक तरह से कमेटी है। मतलब क्या, एक संगठन होता है ना, उसी तरीके से जैसे आप लोग क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य विभाग है, उसी तरीके से एक कमेटी बनाया गया। जैसे बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, तो ये मतलब एक कमेटी था कि ऑल ओवर मतलब जो कंट्री का वो क्या करते थे, स्वास्थ्य संबंधित जो भी विकास या उसके योजनाएं होती थी वो सारे कुछ बताते थे, उसका सर्वे करते थे। तब ना पता चलता है कि हमारे देश में किस राज्य में कहाँ पर कौन सी ज़्यादा बीमारियां है, किस राज्य में ज़्यादा लोग बीमारी से ग्रसित है, किस राज्य में ज़्यादा स्वस्थ लोग हैं। यही सब कमेटी ही पता लगाता है। तो ये सब जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। तो भोर कमेटी का इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत होंगे आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो भोर कमेटी को मतलब कि किस नाम, भोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा कमेटी है जिसको भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है? तो स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी, जो स्वास्थ्य का सर्वे करता है कि किस राज्य में कहाँ पर कितनी स्वास्थ्य से लेकर लोग कितना ग्रसित है, कितना लोग स्वस्थ है, और उसके विकास को लेकर इससे कैसे छुटकारा पाए, उन सारे चीज़ों का जो सर्वे करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसी कमेटी को भोर कमेटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी, या इसका वर्क भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए इन 2 टॉपिक में आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। क्लास फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करने के बहुत ही फ़ायदे हैं आपके, वो हम आपको ग्रुप में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। कैसे ग्रुप डिस्कशन करना है, किस क्वेश्चन पर कैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बीटीएससी में बहुत सारा स्टूडेंट को इसी कारण नहीं हुआ था कि क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था। लेकिन अब आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। पिछले बार आप हमसे नहीं पढ़े थे, इसलिए आपको दिक्कत आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कमेटी को मुदिल लेयर कमेटी के नाम से जाना जाता है? जैसे इसमें दिया गया था कि स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी को भोर कमेटी, और मुदिल लेयर कमेटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी जो होते हैं उसको क्या चीज़ से जाना जाता है? तो मुदिल लेयर कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये यहाँ पे ये नहीं होगा, गलत है, मुदिल लेयर ऐसे होगा। अगला है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले बीसीजी वाला कर लेते हैं, यहाँ पर समझने वाला है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा टीका
जन्म के समय लगाया जाता है? BCG टीका, टेटनस टॉक्साइड का टीका, DPT का टीका, खसरा का टीका। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये टीका है क्या? BCG टीका है क्या? ये कब लगाया जाता है? जन्म के समय क्यों लगाते हैं? टेटनस का ऑक्साइड टीका क्या है? DPT टीका का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका क्या फंक्शन है? क्यों लगाए जाते हैं? BCG का क्या फॉर्म होते हैं? तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक्सप्लानेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक्सप्लानेशन देंगे। जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होंगे वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और एक बार आपको ये एक्सप्लेन करके बता देंगे, आपको कभी एग्ज़ाम तक प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हाँ, एग्ज़ाम के बाद यदि आप पढ़ाई से दूर चले जाइएगा, जॉब में चल जाइएगा, तो ऑब्वियसली भूल जाइएगा, लेकिन एग्ज़ाम तक ही आपको रखना है माइंड में, तो उस समय तक आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताने लगे वहाँ पर पूरी कॉन्संट्रेट होकर पूरा ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ आपको याद रहेगा जो स्टोरी फॉर्म में हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग BCG DPT टीका के बारे में जानते हैं। खसरा तो एक मतलब कि नाम है बीमारी का, ये तो पता है। टेटनस भी आप लोग जानते हैं। ये दोनों मेनली है, इन दोनों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। जब क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो इस तरीके से नोट्स यदि हम नहीं बता पाते हैं क्लास में, तो वो उस ग्रुप में भेज देते हैं, जिससे आपको एक्सप्लेन वाले कोई पोर्शन में दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए एक बार फिर से आप लोग को कहते हैं कि यदि आपको इस तरीके से नोट्स, क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट सारे कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइए। फिर से एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो भी फ्रेंड है उसके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सब भी क्लास में जुड़ सके। तो BCG के बारे में मेनली पहले जानते हैं, और DPT का भी हम फुल फॉर्म आपको बताने जा रहे हैं। BCG, बी से क्या होता है? बैसिलस, और C से क्या होता है? कैलमेट, और G से क्या होता है? गुएरिन। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। और इस टीका का मतलब इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है कि बैसिलस कैलमेट और गोसिरिन, उसको BCG कहते हैं फुल फॉर्म में। और ये वैक्सीन है, एक तरीके से टीका है, जो मुख्य रूप से TB के रोकथाम के लिए दिया जाता है। TB अब कैसे, मतलब ये तो आप क्वेश्चन में देखे थे कि जन्म के समय दिया जाता है, तो जन्म के समय कैसे TB होंगे? हाँ, तो ये वो ऐसे हो जाता है कि यदि शिशु जब जन्म लेते हैं, उस अवस्था में, उस समय या जन्म से पहले उसकी माँ को किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाने पर जिसका TB है, क्योंकि TB एक दूसरे से संक्रमित होता है, तो उससे अगर उसके माँ में होता है तो वो मतलब कि बच्चे में भी आ जाते हैं। तो इसलिए उस जन्म के समय में BCG टीका दिया जाता है। क्या चीज़ के रोकथाम के लिए? तो TB के रोकथाम के लिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि BCG टीका किस बीमारी को रोकथाम के लिए दिया जाता है, या किसके बचाव के लिए दिया जाता है? कैसे भी घुमा के पूछे, आप एक्सप्लेनेशन हमसे पढ़े रहिएगा, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो BCG टीका TB के रोकथाम के, यक्ष्मा, जिसको TB इसका एक नाम क्या है, यक्ष्मा भी नाम से जाना जाता है, और TB के रोकथाम के लिए ही दिया जाता है। TB कैसे होते थे, ये हमने आपको जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले जो हम लोगों का क्लासेस चल रहे थे, उसमें हमने आपको बताए थे कि ब्रोकली नाम से एक मतलब के होते थे। इसमें क्या, एक मतलब ऐसे जुड़ा रहता था, एक संरचना होती थी, और उसमें क्या होता था कि जब सांस लेते थे और ऐसे ही रहती थी, इसमें अगर छिद्र हो जाता था तो उससे TB हो जाता था, क्योंकि इससे गैस का आदान प्रदान होता था जब हम लोग सांस लेते थे, ऐसी संरचना होती थी। और यही इस पर छिद्र होने के बाद बलगम जम जाता था, तो उससे दम्मा हो जाता था। तो TB मतलब कि सांस से रिलेटेड क्या है, एक बीमारी है। इसलिए वो टॉपिक को पहले करवा दिए हैं, क्योंकि सारे टॉपिक ने एक दूसरे से रिलेट होता है, इसलिए आप लोग किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा। और DPT, इसके बारे में और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर और डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे मेनली जान लीजिए कि DPT डिप्थीरिया, और इसको और क्या कहते हैं, D से डिप्थीरिया हो गया, P से हो गया पर्टूसिस, T से हो गया टेटनस। ये मतलब कि डिप्थीरिया पर्टूसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या टेटनस कैसे होता है, कट या घाव के माध्यम से फैलता है। तो इन सब को रोकने के लिए, इससे सांस लेने में, दिल का दौरा,
पक्षघात या मृत्यु होने की खतरा रहते हैं, तो इसीलिए इसके रोकथाम के लिए डीपीटी टीका दिए जाते हैं। तो चलिए मूल क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, तो टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। या तो जन्म के समय हॉस्पिटल में ही लगा देते हैं या घर आते समय जब डिस्चार्ज होते हैं उस समय लगाते हैं, ठीक ना, दोनों पीरियड में लगा सकते हैं। ये इतना डिटेल्स में आपके लिए इस क्वेश्चन से किसी भी तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत अब आपको होंगे नहीं। चलिए सारी डिटेल्स हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत रहेगा तो आप लोग बताइएगा जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किए हैं। अगला है कि डॉट्स थेरेपी, एक थेरेपी होता है, मतलब थेरेपी जानते हैं ना, मतलब कि कोई चीज़ मतलब प्लांट किया जाता है तो उसको थेरेपी बोलते हैं। तो डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग प्रथम श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन सा रोग आता है, जैसे ऑप्शन में दिया है कि नया एस्पुटम स्मीयर जो पॉजिटिव रोगी होते हैं, या जो एस्ट्यूमर स्मीयर पॉजिटिव असफल रोगी होते हैं। तो ये पॉजिटिव जो होते हैं नया एस्ट्यूमर एसपीटी पॉजिटिव रोगी उसमें दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ पर ज़रूरत होंगे एक्सप्लेनेशन का वहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। हमारे से आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि नहीं हम किसी सर से पढ़े हैं और इससे हमको बेहतर रिजल्ट हो सके। आप लोग बहुत मेरा नाम पूछ रहे थे कि सर अपना होगा, तो अब वीडियो के पृष्ठ पे ही नाम दे देंगे, राजेंद्र भारती या राजेंद्र, इस तरीके से आप लोग मतलब कि नाम अगर जानना चाह रहे थे तो नाम आपको यहाँ पर लिख दिए। एक है एक उपकेंद्र स्थित होता है, एक मतलब कि उपकेंद्र होता है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र आप लोग के प्रखंड में होते हैं ना, तो वही कह रहा है कि एक उपकेंद्र कैसे उपस्थित, कितने आबादी पर होते हैं, कितनी जनसंख्या पर होते हैं। तो ये जनरली कितना जनसंख्या पर होता है, तो एक उपकेंद्र 3000 से 5000 की जनसंख्या पर होता है। एक आशा कर्मी कितने पर नियुक्त होते हैं, तो 1000 जनसंख्या पर एक आशा कर्मी को नियुक्त किया जाता है। तो एक उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना पर होते हैं वो आगे हम लोग बताएंगे आपको, उसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जनसंख्या वाला वहाँ पर देखेंगे। और उसमें 100 गांव के अंतर्गत एक जो स्वास्थ्य केंद्र बनता है, और एक उपकेंद्र 3000 से 5000 की जनसंख्या वाली जो आबादी होती है वहाँ पर एक उपकेंद्र बना हुआ होता है, ठीक है। और जहाँ और बहुत जगह नहीं भी रहते हैं, तो इसके लिए आपने देखे थे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने क्या किया, मंगल पांडे जी ने क्या किया है, तो अनाउंसमेंट कर दिया है क्या चीज़ का, कि सभी प्रखंड में 2-2 टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे जहाँ पर टीकाकरण होंगे। और टीकाकरण देगा कौन, तो वो नर्स देगा। मतलब कि आप लोगों की बहाली तो अब भर भर के आने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी में थोड़ा भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जितना आपको एफिशिएंसी है, जितना देर आप पढ़ सकते हैं क्लास अटेंड करिए, नोट्स देते हैं नोट्स से उसको पढ़िए, बिना समय गवाइए। इसलिए नोट्स दे देते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा समय यूज हो सके पढ़ने में, और जितना समय आप लिखिएगा उतना में आप उसको रिवाइज कर सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है कितना पर, ये मतलब कि होते हैं, ये कितने पर हुए थे, ये 3000 से 5000 पर उपकेंद्र होते थे। 2000 भी कहीं कहीं पर लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत करिएगा। ये कितना पर होता है, तो 20000 से 30000 कह लीजिए, या 100 गांव के आसपास इसके अराउंड के जो जनसंख्या होती है वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ठीक ना। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20000 से
मेनली आपसे जनसंख्या ही पूछेंगे, कितनी जनसंख्या पर होते हैं, तो ये 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या वाले हैं ना, वो सारा आपका एक जगह है, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। तीनों एक जगह है, आप उसको रिलेट करके अच्छे से आपको माइंड में रहेगा। नहीं, तीनों एक ही जगह है तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे है, तो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला उपकेंद्र कितना पर होता था, स्वास्थ्य केंद्र कितना पर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितना पर होता है, क्योंकि तीनों एक ही जगह है। ऐसा होता है क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो इस तरीके से कन्फ्यूजन आते थे, इसलिए आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप लोगों का ही रिजल्ट हो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी दो देखे थे, एक उपकेंद्र के बारे में जाने से जो कि 3 से 5,000 की जनसंख्या पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20 से 30,000, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर ले तो ये लगभग 1 लाख मान के चलिए, 1 लाख दिया रहेगा ना, तो कहीं कहीं 1 लाख रहेंगे, 5 को सुना होता है ना, 1 लाख रहेगा। या 80,000 से 1,20,000 एवरेज है। तो इसको मतलब कि आप क्या करिएगा, जोड़ के इसको भाग दीजिए, 80,000 1,20,000 कितना, 2 लाख हुआ, इसको 2 से डिवाइड करिए तो 1 लाख का अप्रॉक्स आया ना। मतलब 1 लाख कहीं पे दिया रहेगा, या दिया रहेगा कि 80,000 से 1,20,000 के बीच में है, मतलब ये एवरेज के टर्म में दिया है, या कहीं पर आपको डायरेक्ट 1 लाख दे दिया रहेगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा। हाँ, यहाँ पर होता है 100 गाँव, वहाँ पर बता दिए थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 गाँव ले लीजिए या 1 लाख आबादी ले लीजिए, वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है, यदि आपको दिक्कत आ रहे होंगे सामुदायिक उपकेंद्र और क्या है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो वो कल हम आपको डिटेल्स में बता देंगे, और इसके इंग्लिश भी हम आपको बता देंगे क्या क्या होता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे, क्योंकि आप लोगों का 1-2 रोज़ आप लोग बीच में फेस्टिवल में ही इंगेज थे। चलिए, ये कह रहा है कि निम्न में से उपकेंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी है। निम्न में से कौन उपकेंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी होते हैं? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या मेडिकल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य सहायक पुरुष, या सर्जन एवं नर्स श्रेणी प्रथम, या उपयुक्त सभी। तो कौन होते हैं? तो निम्न में से उपकेंद्र पर जो कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी होते हैं वो महिला स्वास्थ्यकर्ता एवं पुरुष कार्यकर्ता दोनों रहेंगे, क्योंकि बिना महिला स्वास्थ्यकर्ता के तो कोई स्वास्थ्य केंद्र पर अधूरा ही रहेगा, या कह सकते वहाँ का काम ही ठप पड़ जाएगा। आप लोग नहीं जाइएगा जहाँ पर नर्सेज ANM बहने नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, दिक्कत तो आएंगे ही। अकेले डॉक्टर कितना मतलब कि क्या कुछ कर लेगा, वो तो सिर्फ पेशेंट को देखता है, बाकी सारा कुछ आप लोगों का तो ही ड्यूटी रहता है। तो इसलिए मतलब कि एक उपकेंद्र पर जो कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी रहते हैं और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये क्या था, तो ये था उपकेंद्र। उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीनों से एक जगह क्वेश्चन था ना कि कितनी जनसंख्या पे बनते हैं, अब तीनों एक जगह है ताकि आपको ये समझ में आए कि वहाँ पर कौन कौन कार्य करता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, तो जैसे इसमें दिया है कि महिला स्वास्थ्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्यकर्ता, मेडिकल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य सहायक पुरुष। तो यहाँ पर ये चारों होते हैं। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं और स्वास्थ्य सहायक ही होते हैं। ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, आप लोग का तो ड्यूटी रहेगा ही रहेगा। महिला स्वास्थ्यकर्ता एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी रहता है और स्वास्थ्य सहायक पुरुष भी रहता है। तो इस तरीके से ए और बी दोनों सही होंगे। तो देखिए ए और बी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है।
तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सामुदायिक, यहाँ पर क्या आ गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उस पर जो कार्यरत स्टाफ है वो कौन होते हैं, महिला स्वास्थ्यकर्ता एवं पुरुष स्वास्थ्यकर्ता, या स्वास्थ्य सहायक पुरुष, या मेडिकल ऑफिसर एवं नर्स श्रेणी, या उपयुक्त सभी। डी यहाँ पर आ गया है नीचे में, डी ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। तो देखिए सामुदायिक पर सब रहेंगे, क्या रहेंगे, सब रहेंगे। जैसे क्या कि महिला स्वास्थ्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्यकर्मी तो रहेंगे ही रहेंगे, महिला स्वास्थ्य सहायक पुरुष भी रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर भी रहेंगे, नर्स श्रेणी प्रथम भी रहेंगे। तो मतलब कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ पर ज़्यादा सारे चीज़ इक्विपमेंट सारे ज़रूरतें रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जनसंख्या पर रहते हैं। तो वहाँ पर सारे ऑफिसर, वहाँ पर जो भी स्वास्थ्य स्टाफ है वो सारे वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए आप लोग को फिर से रिवाइज करवा देते हैं, यहीं से देखते हैं। तो उपकेंद्र पर कितने आबादी पर बनते हैं, तो या 2000 दिया रहे या दिया रहे 3000 से 5000 जनसंख्या के बीच, तो उस पर एक उपकेंद्र बनता है, ठीक है। और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने पे बनते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 से 30,000 के बीच में जनसंख्या रहते हैं, तो उस पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होता है या बनते हैं इतनी जनसंख्या पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या 1 लाख रहेगा या 80,000 से 1,20,000 के बीच में रहे, तो उस पर क्या होता है, तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होता है या एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं। सामुदायिक उपकेंद्र पर स्वास्थ्यकर्मी कौन कौन से रहते हैं, तो उपकेंद्र पर सिर्फ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही रहेंगे। लेकिन वही यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल जाए तो वहाँ पर महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य सहायक भी रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि दोनों ऑप्शन उसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन कौन रहते हैं, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी रहेंगे, महिला स्वास्थ्यकर्ता भी रहेंगे, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी रहेंगे, स्वास्थ्य सहायक भी रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर भी रहेंगे, नर्स श्रेणी प्रथम भी रहेंगे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतने सारे डिटेल्स में हमने आपको बता दिया है। ये नोट्स और जो थ्योरी वाला आज का एक्सप्लेनेशन का था वो आप लोगों के ग्रुप में चला जाएगा। आज बहुत सारे को तो मिल भी चुका है, जिसको भी नहीं मिला है वो ग्रुप में चला जाएगा, वहाँ से आप लोगों के व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चले जाएंगे। और साथ ही आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं वो सारी जानकारियाँ भी मिलते रहते हैं। और जो भी फ्रेंड आपका अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है उसके बाद वीडियो शेयर करके उसे ज़रूर क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिए उन्हें भी, ताकि उन्हें भी क्लास का फ़ायदा ले सके वो भी, और अपनी एग्ज़ाम में अच्छे बेहतर रिजल्ट करके जॉब ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।